Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I'm going to start a new subject and it is game theory. वैसे तो देखिए हमको ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना है, मेनली जो रीडिंग हमें यूज करनी है वह ऑसबॉर्न, लेकिन वहां तक जाने से पहले मैं गेम थ्योरी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन है गेम थ्योरी का। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गेम थ्योरी, बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसी ये सब्जेक्ट है जो हम लोग डेली लाइफ में हम सब यूज करते हैं, कहीं ना कहीं यूज करते हैं। देखिए अभी तो मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूं, पहले ऑफलाइन भी पढ़ाता था, उससे पहले ऑफलाइन ही पढ़ाता था। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ऑफलाइन ही पढ़ाता था, फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया तो फिर ऐसा हुआ कि ऑनलाइन में ही कन्वर्ट हो गया सब कुछ। ध्यान है मुझे, लगभग हम जो क्लास लिया करते थे तो 2.5-3 घंटे की एक कंटिन्यूस लेक्चर होता था एक साथ। तो बच्चा कभी आया पढ़ने, वो सोच के आता था आज नहीं पढ़ना, आज ऐसा करना है कि सर को क्लास लेने नहीं देनी है। आएगा बच्चा क्लास में बैठेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, हेलो सर आज आप कितनी देर पढ़ाएंगे। मैं बोलता रहा बेटे क्लास का मैसेज गया है 4 बजे से लेके 7 बजे तक क्लास है, 4 PM to 7 PM 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटा पढ़ाएंगे। अच्छा, फिर वो थोड़ा सा इमोशनल सा फेस एक अपना लेकर आएगा, थकावट वाला, बड़ा ही मतलब ऐसा कि बहुत मुश्किल है बैठ पाना आज तो। सर आज पता है क्या हुआ कॉलेज में, ये हो गया वो हो गया, ऐसा वैसा। ये वो एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है टीचर को कन्विंस करने के लिए कि सर आज आप 1 घंटे में छोड़ दो। मैं कहूंगा ठीक है आप 1 घंटे में चले जाओ, मैं थोड़ी रोक रहा हूं आपको कि आप बैठे रहो। नहीं नहीं सर आप पढ़ा देंगे, मेरा तो फिर बाद में नुकसान हो जाएगा, सबको छोड़ दो, क्योंकि आज मैं नहीं पढ़ना चाहता तो आज क्लास ही मत लो, 1 घंटे के अंदर ही छोड़ दो। और मैं तो जानता हूं डेली कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता ही था मेरे पास, हर रोज हर क्लास में कम से कम एक बच्चा ऐसा जरूर होता था। क्लास में 100-150 बच्चा सामने बैठता था, कोई एक जरूर ऐसा मिलता था जो कहता था कि आज मत पढ़ाओ। मैं भी प्रिपेयर्ड रहता था, तो मैं भी एक स्ट्रेटेजी प्ले करता था। बच्चों से बोलता था बेटे किस किस क्लास टेस्ट आ रहा है। ऑब्वियसली क्लास टेस्ट तो लगे ही रहते हैं, बच्चे बोलते हैं हाँ सर मेरा आ रहा है मेरा आ रहा है। छोड़ दूं क्लास क्या, नहीं सर हमारा तो रह जाएगा कोर्स, हम कैसे करेंगे। तो मैं कहता देखो बेटा बच्चे ही चाह रहे हैं पढ़ना, मैं क्या करूं, वरना मैं आपकी बात मान के छोड़ देता। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, टीचर स्टूडेंट दोनों स्ट्रैटेजीज प्ले कर रहे हैं, हम एक गेम में इन्वॉल्व हो गए हैं, स्ट्रैटेजीज प्ले कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्ट्रैटेजीज प्ले करते हैं। आपके किसी फेवरेट स्टार की मूवी लग गई, आप आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन हो सकता है उसकी पसंद कुछ और हो, आपकी पसंद कुछ और हो। आपका जो फेवरेट स्टार है हो सकता है वो उसको हाईली डिसलाइक करता हो। अब आप चाहते हैं मूवी देखने जाना, अब अकेले मूवी देखने का क्या मजा है भाई, अकेले कौन जाता है देखने। आप अपने फ्रेंड को कन्विंस करेंगे, वो भी कोशिश करेगा ना जाने की, आप कोशिश करेंगे ले जाने की, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन है, अब आप एक गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लास में स्कूल में जब आप थे, टीचर आए बोल रहे हैं आज टेस्ट होगा बच्चों, चलो फटाफट से निकाल लो पेन कॉपी, टेस्ट दे रहा हूं, रेडी हो जाओ, 1 घंटे का टेस्ट है, दो। बच्चों को पता था आज सर टेस्ट लेंगे, और वो पहले ही बात करके बैठे थे आज सर को टेस्ट लेने नहीं देना है। नो 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 सर टेस्ट मत लो आज, दिस रीजन दैट रीजन। अब हम एक गेम में इन्वॉल्व हो गए, वो टीचर और वो स्टूडेंट्स एक गेम में इन्वॉल्व, एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। ये जो लोग गेम में इन्वॉल्व हैं ये कौन है, इनको बोलते हैं हम लोग प्लेयर्स, और जो वो एक्शंस कर रहे हैं वो एक्शंस को कहते हैं हम लोग स्ट्रैटेजीज। अभी फॉर्मली आपको बताऊंगा सब कुछ। आपको अपने घर से पॉकेट मनी मिलती है, अब हुआ ये कि कॉलेज में खर्चा ज्यादा हो रहा है भाई, पॉकेट मनी से काम नहीं चल रहा। अब पेरेंट्स को कहना भी पॉकेट मनी बढ़ाओ, तो आप कुछ रीजन गिनते हैं कि ये रीजन घर जाके बताऊंगा, पेरेंट्स को बोलूंगा कि इस वजह से मेरे को पैसे की बहुत तंगी हो रही है, आप मेरी पॉकेट मनी को बढ़ा दो। और ऑब्वियसली पेरेंट्स भी आसानी से पॉकेट मनी नहीं बढ़ाते, उनको लगता है पैसा, बच्चा जो है पैसा कहीं
अननेसेसरी खर्च करके खराब ना करे, तो वो भी एक अब गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रैटेजीज एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते हैं। स्ट्रैटेजीज मतलब कि आप कुछ कहानी बताएंगे, वो कुछ कहानी बताएंगे, फिर आप कुछ कहानी बताएंगे, फिर वो कुछ कहानी बताएंगे, अल्टीमेटली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो गेम हम एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं, एक दो एग्जांपल और देता हूं। जैसे फर्म्स हैं, दो फर्म राइवल हैं, पेप्सी और कोका कोला। पेप्सी सोच रही है देखो कोक भी जो बेच रही है ना प्रोडक्ट, और मैं जो बेच रहा हूं प्रोडक्ट, वो ऑलमोस्ट सेम ही तो है। पेप्सी पियो या कोक पियो। अच्छा, कुछ लोगों को पता चल जाता है भैया मुझे तो पता नहीं चलता क्या कोक, क्या पेप्सी, क्या थम्स अप, क्या दिस, क्या दैट, मेरे लिए कोला मतलब कोला, और मैं तो भैया बहुत हूं भोला, नहीं पीता हूं कोला। कविता बन गई। तो अब पेप्सी सोच रहा है, पेप्सी का मैनेजर, कि ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है कोका कोला वाला, वो भी तो वही है जो मैं बेच रहा हूं, इसकी मार्केट मैं ही कैप्चर कर लेता हूं। उसके लिए प्राइस गिराता है। कोका कोला वाला देखता है इसने प्राइस गिरा दिया, अच्छा मार्केट तो कैप्चर कर लेगा, हम भी प्राइस गिरा देते हैं। और ये बात पेप्सी वाले को पहले पता थी कि शायद वो प्राइस गिरा दे, शायद ना गिराए। ये पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन उसको पहले से पता थे कि हो सकता है कोक भी प्राइस गिरा दे, हो सकता है कोक प्राइस ना गिराए। कोक वाले को पहले से पता था कि पेप्सी हो सकता है प्राइस गिरा दे, प्राइस ना गिराए। तो ये स्ट्रैटेजीज वो एक दूसरे की वो जानते हैं, और एक दूसरे के साथ हम हमेशा एक गेम में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम बच्चों को बोलते हैं बेटा जब आंसर लिखते हो ना, थ्योरी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, आंसर लिखते हो, तो क्या करो, प्रॉपर पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स को जो हेडिंग दो। ठीक है, आप ऐसा मत करो कि सिर्फ लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते जाओ, कौन पढ़ेगा बैठ के। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है आप, ताकि इस स्ट्रैटेजी को यूज करके जो एग्जामिनर उसे कन्विंस करते हैं देखो मुझे आता है, उसे मार्क्स लेने आपको, वो भी स्ट्रैटेजी यूज करेगा। ठीक है, तो गेम is a strategic situation in which the players, those who are taking the actions, they take some decisions, they have several course of actions, उनके पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो। आप क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट में क्या है, देखो एक बॉलर है, उस बॉलर को इन स्विंग बॉल डालनी आती है, उस बॉलर को आउट स्विंग बॉल डालनी आती है, उस बॉलर को सीधी स्ट्रेट बॉल डालनी भी आती है। बैट्समैन सामने खड़ा है, उसको पता है इसको इन स्विंग भी आती है, आउट स्विंग भी आती है, सीधी भी आती है। इस समय ये कौन सी बॉल डालने वाला है वो बैट्समैन को नहीं पता। बॉलर को भी पता है कि ये ऑन साइड पे खेल सकता है, ऑफ साइड पे खेल सकता है, स्ट्रेट ड्राइव मार सकता है, इस समय क्या शॉट खेलेगा वो बॉलर को नहीं पता। तो स्ट्रैटेजीज जो कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है वो दोनों के एक दूसरे के पता है, लेकिन इस समय क्या स्ट्रैटेजी कौन यूज करने वाला है ये नहीं पता होता। तो डिसाइड कैसे करते हैं अभी समझेंगे सब कुछ। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं गेम थ्योरी की। ठीक है, थोड़ा सा लिखते चलते हैं। और कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे सर हम लिखना नहीं चाहते, तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आप ऑब्वियसली वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, तो लिख लीजिए फिलहाल लिखना चाहें तो। अ गेम इज अ स्ट्रैटेजिक सिचुएशन, a game is a strategic situation in which players have alternative course of actions, players have alternative course of actions, ब्रैकेट में लिख लो, known as strategies। प्लेयर्स के पास alternative course of actions होते हैं, इनको हम बोलते हैं strategies, and these strategies have associated payoffs। अभी सब समझाऊंगा, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लेयर क्या है, पे ऑफ क्या समझाऊंगा। ठीक है, सो गेम इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच द प्लेयर्स ट्राई टू चूज द ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन। यहां पर जो प्लेयर्स हैं वो कोशिश करते हैं क्या, ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन को चुन लेने की, अपने लिए बेस्ट चुनना की कोशिश करते हैं। राइट, क्लियर है। अब सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं क्या कि हमारे पास कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं, की टर्मिनोलॉजीज।
सबसे पहला है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लेयर। ये प्लेयर कौन है भाई? डिसीजन मेकर, जिसको डिसाइड करना है। बॉलर बैट्समैन सामने खड़े हैं, बॉलर एक डिसीजन मेकर है, मुझे इन स्विंग डालनी है, यॉर्कर डालनी है, आउट स्विंग डालनी है, क्या डालना है? बैट्समैन एक प्लेयर है, उसको डिसाइड करना है मुझे स्ट्रेट ड्राइव मारना है, ऑन साइड ड्राइव मारना है, ऑफ साइड ड्राइव मारना है, क्या करना है? तो जिसको डिसाइड करना है कि क्या किया जाए, वो प्लेयर, वो डिसीजन मेकर। तो लिख लीजिए, ईच डिसीजन मेकर इन अ गेम इज कॉल्ड अ प्लेयर। अब प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? दीज प्लेयर्स में बी इंडिविजुअल्स, फर्म्स, नेशंस एटसेट्रा। कंट्रीज भी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट गेम खेलती है ना भाई। इन्वायरमेंट रेगुलेशन को लेकर मीटिंग चल रही है, डेवलप कंट्रीज बोल रही हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं, इनका पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए। मिलॉर्ड, कंट्रोल करो इनका पॉल्यूशन। डेवलपिंग बोल रहे हैं भैया ये सही है, तुमने अपने टाइम पे पहले पॉल्यूशन कर लिया, तुम डेवलप हो गए, हमको बारी बाद में मिली तो हमको चांस नहीं मिलेगा। अगर हम फैक्ट्री नहीं चलाएंगे तो हमारे यहां पे इंप्लॉयमेंट कैसे होगी? तो नेशंस भी एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रेटजीज प्ले करते हैं। फर्म्स मैंने एग्जांपल दिया था, पेप्सी और कोक का। प्लेयर्स के तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए आपको मैंने। तो दीज प्लेयर्स कैन बी इंडिविजुअल्स, फर्म्स, नेशंस, ठीक है। तो जो डिसीजन मेकर है वो कौन है? वो है प्लेयर। उसके बाद दूसरी की टर्मिनोलॉजी है, वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है ना प्लेयर्स के पास, ये स्ट्रैटेजी है। ईच कोर्स ऑफ एक्शन ओपन टू अ प्लेयर, ईच कोर्स ऑफ एक्शन ओपन टू अ प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इज कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी। अब ऐसा नहीं है कि तुम भाई यॉर्कर भी डाल दोगे और इन स्विंग भी डाल दोगे और आउट स्विंग भी डाल दोगे, सब एक साथ डाल दोगे एक ही बॉल के अंदर। नहीं, एक ही काम कर सकते हो ना। या तो यॉर्कर डाल सकते हो, या इन स्विंग या आउट स्विंग। जिसको क्रिकेट नहीं आता, मुझे भी नहीं आता भाई, ये तो कमेंट्री सुन सुन के समझ में आ गया। एक यॉर्कर होती है, एक इन स्विंग आती है, एक आउट स्विंग आती है। खेलना मुझे भी नहीं आता, मुझे चेस खेलना आता, क्रिकेट खेलना नहीं आता। हाँ, किसी को बच्चे को चेस, पहले मैं जब सेंटर में होता था बच्चों को बुलाता था, कई बच्चे को चेस खेलना पसंद था, हम लोग केवल खेलते थे। अब तो ठीक है, ऑनलाइन खेलना हो तो बताना, खेलेंगे, पढ़ा लेते हैं अभी तो स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक से ज्यादा को एक साथ चुन लो, यॉर्कर भी डाल दो, इन स्विंग भी डाल दो, आउट स्विंग भी डाल दो, नहीं कर सकते ऐसा। एक बार में कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन चुन सकते हैं। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। The strategies available to a player are mutually exclusive. At one point in time, player can choose only one strategy. एक बार में एक चुन सकते हैं। ठीक है जी, ओके। एक और टर्म मैंने यूज की थी, वो होता है पे ऑफ। पे ऑफ, देखिए गेम हम जब प्ले करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? या तो मिलता है एक सेटिस्फैक्शन। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, बच्चा क्लास में आया, बोल रहे सर 3 घंटे मत पढ़ाओ ना प्लीज, 1 ही घंटा पढ़ा दो। मैं 3 घंटे पढ़ाऊंगा तो पढ़ना पड़ेगा उसको, जाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं उसकी बात मान लूं तो उसको क्या होगा? बड़ा ही सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, वाह बहुत मजा आया सर, हम छोड़ दिया, अरे थैंक यू सर, यू आर ए वेरी गुड टीचर, आई लाइक यू, ऐसा बोल के बच्चा चला जाएगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो जो फर्म वाला एग्जांपल था पेप्सी और कोक, अगर पेप्सी ने स्ट्रैटेजी चली और उसका मार्केट शेयर बढ़ गया तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और अगर कोक ने भी प्राइस गिरा दिया तो क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। अच्छे खासे 10 कस्टमर थे, हर कस्टमर से 5 रुपए का प्रॉफिट मिलता था, 50 रुपए कमा रहे थे। हमने प्राइस गिरा दिया, हर कस्टमर से 2 रुपए मिलते हैं, 20 का प्रॉफिट हो रहा है खाली। तो जब 50 कमाते थे 20 हो गया, तो नेट में क्या हो गया? 30 रुपए का लॉस हो गया। तो ये गेम खेलने पर या तो हमको मिलेगा सेटिस्फैक्शन, या हमको मिलेगा प्रॉफिट, या हमको मिलेगा लॉस।
इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, पे ऑफ। जो रिटर्न, जो फाइनल रिवॉर्ड हमको मिलता है या पेनल्टी मिलती है, वट एवर इट इज, ये क्या है, ये है पे ऑफ। ठीक है, लिखिए, द फाइनल रिटर्न्स टू द प्लेयर्स, the final returns to the players at the conclusion of the game, are called payoffs. These payoffs can be level of satisfaction, measured in terms of utility, or profits, or losses for that matter. ठीक है, तो ये हो गया। और जनरली प्लेयर्स क्या करते हैं, दे जनरली प्लेयर्स चूज हायर पे ऑफ्स, प्लेयर्स प्रेफर हायर पे ऑफ्स एंड लोअर पे ऑफ्स। हर कोई पसंद करता है ज्यादा मिलना, मोर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर लेस, राइट। ठीक है जी, अब हमारे पास गेम्स कितनी तरह की हो सकती हैं, की टर्म्स हमने दो तीन चीजें समझ ली, ध्यान रखिएगा, बार बार काम आएंगी। हमारे पास टाइप्स ऑफ गेम्स क्या है जी, टाइप्स ऑफ गेम्स। देखिए, ये टाइप्स ऑफ गेम्स क्या होती हैं, आपने कभी वो खेला है, रॉक पेपर सीजर। मैं आपको बोलता हूं ऐसा करो, आप ना पहले चलो, मैं बाद में चलूंगा। आपने ऐसे ऐसे हाथ करके, मेरी डॉटर को बड़ा पसंद है रॉक पेपर सीजर खेलना, वो अक्सर खेल रही होती, कोई भी डिसीजन लेना इसे करती। तो ऐसे ऐसे हाथ करके, मान लो आपने चल दिया रॉक, आपने रॉक चला, मैं पेपर चल दूंगा, मुझे बाद में चलना है अगर तो। कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा। आपने पेपर चला, मैं सीजर चल दूंगा, आपने सीजर चला, मैं रॉक चल दूंगा। तो इस गेम में जो बाद में खेलेगा वही जीतेगा। तो इस गेम में बाद में कोई आदमी क्यों मानेगा पहले चलने के लिए, हर कोई कहेगा ना 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 भैया, दोनों एक साथ चलेंगे। ये नहीं होगा कि पहले मैं चलूं बाद में तुम चलोगे, ना ना, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ गेम्स वो होती हैं जहां पे दोनों प्लेयर्स को एक साथ चलना होता है, उनको बोलते हैं क्या, साइमल्टेनियस गेम्स। चेस खेलते, मैंने भी कहा था चेस का नाम लिया था, एक प्लेयर व्हाइट पहले चलता है, फिर ब्लैक चलता है, फिर व्हाइट चलता है, फिर ब्लैक चलता है, एक के बाद एक, सीक्वेंशियल गेम्स। टेनिस देखते हैं, पहले एक प्लेयर चलता है, फिर दूसरा रिवर्ट करता है, फिर ये चलता है, फिर वो रिवर्ट करता है, सीक्वेंशियल गेम्स। जब दोनों प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटेजीज को एक साथ चुनते हैं तो वो साइमल्टेनियस गेम्स हैं, और जब दोनों प्लेयर्स स्ट्रेटेजीज को वन बाय वन चुनते हैं, पहले एक फिर दूसरा, तो वो सीक्वेंशियल गेम्स। तो पहली क्या है, नंबर वन, फर्स्ट इज साइमल्टेनियस गेम्स। In simultaneous games, both the players select their strategies together at once. Yeah, at one time. Together at one time. ठीक है, एक साथ चुनते। Simultaneous games can be of two kind. ये भी दो टाइप्स की हो सकती हैं। नंबर वन, सिंगल मूव। सिंगल मूव साइमल्टेनियस गेम्स, दोनों ने एक एक बार अपनी स्ट्रेटेजी चली, खत्म। हेयर बोथ द प्लेयर चूज देयर स्ट्रेटेजीज साइमल्टेनियसली ओनली वंस, एक ही बार चुनना है। और दूसरा है रिपीटेड मूव, रिपीटेड मूव साइमल्टेनियस गेम्स। हेयर बोथ द प्लेयर्स चूज देयर स्ट्रेटेजीज साइमल्टेनियसली इन मोर देन वन अटेम्प्ट्स। जिससे वो बेस्ट ऑफ 5 कर लेते हैं रॉक पेपर सीजर में, पहले एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, फिर पांच बार, पांचवी बार, पांच में से जो ज्यादा बार जीतेगा वो जीत गया। तो रिपीटेड मूव्स हैं, ठीक है। असल में क्या होता है, जब कोई हार जाता है ना तो कहता है ना एक बार में नहीं करो यार, ऐसे नहीं, गलत हो गया तो चलो बेस्ट ऑफ 3 कर लेते हैं। बेस्ट ऑफ 3 में हार जाता है, कहता है नहीं 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 यही गलत है, बेस्ट ऑफ 5 कर लेते हैं ना, ठीक है। चलिए, सेकंड है हमारे पास सीक्वेंशियल गेम्स। सीक्वेंशियल गेम्स,
In sequential games, both the players won't choose their strategies simultaneously. One player chooses his strategy first, and then other player reverts to that strategy. पहले आप एक स्ट्रेटेजी चुनते हैं, वो उसको रिप्लाई करता है, फिर ये मेरी स्ट्रेटेजी है, वन बाय वन करते हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा. शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी है, ग्रेजुअली आप समझ जाएंगे. अब देखिए गेम्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. अब यहां से थोड़े से नंबर्स आ जाएंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम्स, रिप्रेजेंटेशंस लिख दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम्स. एक है नॉर्मल फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म भी बोलते हैं. नॉर्मल फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म. यहां पे क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, रोज और कॉलम की फॉर्म में हम लोग स्ट्रेटेजीज को और उनके पे ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन नॉर्मल फॉर्म द स्ट्रेटेजीज एंड देयर पे ऑफ्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स. जैसे देखिए मैंने वो जो फॉर्म वाला एग्जांपल दिया था, क्योंकि वहां पे अब वहां पर क्या होगा, कुछ मॉनेटरी नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करना आसान है, वही लेता हूं. यहां पे हमारे पास एक है फर्म ए, ये फर्म ए है. यहां पे क्या है, फर्म बी, ये फर्म बी. नॉर्मली हम जो नीचे फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर सेकंड प्लेयर को करते हैं. अभी क्योंकि साइमल्टेनियस गेम है तो फर्स्ट सेकंड का मतलब कुछ नहीं है, दोनों एक साथ चलने वाले हैं. सीक्वेंशियल में ऐसा होता है ना कि जो पहले चल रहा है जो बाद में चल रहा है. साइमल्टेनियस में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक साथ चलने वाले हैं. इन दोनों के पास मान लेते हैं दो स्ट्रैटेजीज हैं. एक है हाई प्राइस, एक है लो प्राइस. इसके पास भी है हाई प्राइस, लो प्राइस. अभी मैं नंबर्स ना आर्बिट्रेरीली फिल कर रहा हूं. आगे चल के जब अप्लाइड प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगे तो आप ये भी समझेंगे नंबर्स ये आते कहां से. अभी मान लीजिए नंबर्स आर्बिट्रेरी मैंने खुद से फिल कर दिए. 10, 10, 5, 12, 12, 5, 8, 8. अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे ये जो मैंने नंबर्स लिखे, जैसे मैंने लिखता हूं ए बी, तो ये ए क्या है, ए इज द पे ऑफ फर्म ए एंड बी इज द पे ऑफ फर्म बी. ए फर्म ए का पे ऑफ है, बी फर्म बी का पे ऑफ है. एक्स वाई कर दूं, ये फिर ए बी आपको ए बी कंफ्यूज करेगा. एक्स इज द पे ऑफ फर्म ए, वाई इज द पे ऑफ फर्म बी. ठीक है, यानी यहां पे जो ये 10, 10 है, इसमें जो पहले वाला 10 है वो ए का पे ऑफ है, बाद वाला 10 बी का पे ऑफ है. इस 5, 12 में जो पहले वाला 5 है वो ए का पे ऑफ है, और जो 12 है वो बी का पे ऑफ है. इस 12, 5 में पहले वाला 12 ए का पे ऑफ है और 5 बी का पे ऑफ है, और इस 8, 8 में पहले वाला 8 ए का पे ऑफ है, बाद वाला 8 बी का पे ऑफ है. क्वेश्चन नहीं आता आएंगे कैसे. मैंने कहा नंबर तो आर्बिट्रेरी मैंने खुद फिल करें. होगा ये कि अगर फर्म ए हाई प्राइस चूज करती है और फर्म बी भी हाई प्राइस चूज करती है तो ये आउटकम मिलेगा 10, 10 का. अगर फर्म ए हाई करती है और फर्म बी लो चूज करती है तो ये आउटकम मिलेगा 5, 12 का. इसमें फर्म ए को मिलेंगे 5 यूनिट्स का पे ऑफ और फर्म बी को मिलेगा 12. आप कहेंगे सर वो चुनेगा ही क्यों. वो क्या चुनेगा वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो बस नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये तो बस अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इसमें से सिलेक्ट करना है. ठीक है, अभी तो अवेलेबल ऑप्शंस की बात हो रही है सिर्फ, अभी सिलेक्शन नहीं किया हमने. अगर फर्म ए लो प्राइस चुन ले और फर्म बी हाई प्राइस चुन ले तो हम यहां आ जाएंगे. यहां पे क्या होगा, फर्म ए को मिलेगा 12 का प्रॉफिट और फर्म बी को मिलेगा 5 का प्रॉफिट. और अगर दोनों ही लो प्राइस चुन लें तो हम यहां आ जाएंगे, फर्म ए को मिलेगा 8 का प्रॉफिट, फर्म बी को भी 8 का प्रॉफिट. ठीक है, तो इस तरह से तो खाली अभी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है.
डिसीजन मेकिंग बाद में आएगी। ये एक प्रेजेंटेशन है जी। स्ट्रेटजीज 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन प्लेयर्स यहां पर 2 से ज्यादा हमारे पास अभी नहीं होंगे, वरना हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, फिर हम नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी है हमारे पास एक्सटेंसिव फॉर्म, इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं। यहां पे पहले फर्म ए है, फर्म ए, इसके पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं, हाई प्राइस, लो प्राइस। या तो है हाई प्राइस चुन रही है, लो प्राइस चुन रही है। और फिर फर्म बी है, फर्म बी है। आप कहेंगे सर यहां तो फर्म ए पहले चुन रहा है, फर्म बी बाद में चुन रहा है। नहीं, वो खाली प्रेजेंटेशन। हम ये एक यहां पे ओवल टाइप फिगर लगाते हैं, इससे क्या होता है मालूम चलता है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये ओवल का मतलब है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। नहीं लगाया तो माना जाएगा कि आप फर्म में पहले चल रही, फर्म भी बाद में चल रही है। इसके पास भी 2 पे ऑफ, 2 ऑप्शन हैं, हाई प्राइस एचपी लिख देता हूं, लो प्राइस एलपी। हाई प्राइस एचपी, लो प्राइस एलपी। फिर पे ऑफ है, अगर दोनों ने हाई प्राइस, फर्म ने ए ने हाई प्राइस, बी ने हाई प्राइस चुना, तो क्या था पे ऑफ 10-10 था। ए ने हाई प्राइस, बी ने लो प्राइस, ए का हाई बी का लो, तो 5-12 है। ए का लो बी का हाई, तो 12-5 है। और दोनों लो चुनते हैं तो 8-8। तो ये एक प्रेजेंटेशन। हमारा फोकस अभी जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म पे रहेगा आज की इस क्लास में। ये भी मगर एक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्लियर है बात? राइट। तो हम गेम को 2 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं, और दूसरी है हमारे पास एक्सटेंसिव फॉर्म, जिसको ट्री डायग्राम भी बोलते हैं। अब देखिए, हम जब गेम में हैं, मतलब जब हम स्ट्रैटेजीज प्ले कर रहे हैं, तो उसका कुछ रिजल्ट भी तो आएगा। वो जो रिजल्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम। एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम था जॉन नैश। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई थी, और उन्होंने ये सिचुएशन हमारे सामने दी थी नैश इक्विलिब्रियम की। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर दोनों प्लेयर्स अपना बेस्ट रिस्पॉन्स चल रहे हैं, बेस्ट। देखिए, आप एक कंपटीशन में हैं, मान लीजिए आपको डांस परफॉर्मेंस देनी है, और उसमें फिर जजेस बैठे हैं जो सिलेक्ट करेंगे कौन जीतेगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपना बेस्ट देकर आएंगे, वहां पे जो बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हैं वो करके आएंगे। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी यही करेंगे। तो नैश इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे हर प्लेयर अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर इज डूइंग। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। ठीक है, व्हेन ईच प्लेयर इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो नैश इक्विलिब्रियम। अब ये मान के चल रहे हैं हम लोग यहां पर कि सामने वाला जो है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करने वाला है। ठीक है, उस कोर्स ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बात मान के चल रहे हैं। अ नैश इक्विलिब्रियम, a Nash equilibrium is a situation in which players choose their best course of action, choose their best course of action given the strategies or course of action, given the strategies or course of actions अदर प्लेयर्स हैव चूजन। ये मानते हुए कि उनकी जो कोर्स ऑफ एक्शन वो गिवन है, वो यही चलने वाले हैं, उसके बेसिस से मेरा बेस्ट रिप्लाई क्या है। ठीक है, जो उसका बेस्ट रिप्लाई है, और दोनों के बेस्ट रिप्लाई को मिला के हम क्या बोलते हैं, वो बनता है हमारा क्या? नैश इक्विलिब्रियम। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। देयर आर 2 बेनिफिट्स ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी। पहला स्टेबिलिटी, क्योंकि आपका बेस्ट रिस्पॉन्स है तो आप इसे डेविएट नहीं करना चाहते। बिकॉज इन नैश इक्विलिब्रियम ईच प्लेयर चूजेस हिज बेस्ट रिस्पॉन्स, सो दे वोंट डेविएट फ्रॉम इट। वो उसे डेविएट नहीं करेंगे, तो स्टेबल रहेगा। ये बदलेगा नहीं, ऐसा कभी दिन कभी छांव, कभी धूप कभी छांव बदलते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। जो आपने चुना मतलब आपका बेस्ट रिस्पॉन्स वही था। और दूसरा ये है गारंटीड सॉल्यूशन। गारंटीड सॉल्यूशन,
ईच गेम वुड हैव एटलीस्ट वन नैश इक्विलिब्रियम, हर गेम का कम से कम एक नैश इक्विलिब्रियम जरूर होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक जरूर होगा। ठीक है जी, क्लियर। तो हर गेम का कम से कम एक नैश इक्विलिब्रियम होने ही वाला है। अब ये कैसे निकलेगा वो सब बातें अभी हम सीखेंगे आगे। दो तरह के होते हैं नैश इक्विलिब्रियम, काइंड्स ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। एक होता है प्योर स्ट्रैटेजी, लिख लीजिए काइंड्स ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, स्टार्टिंग में है, लेकिन ग्रेजुअली हम न्यूमेरिकल से पहुंच जाएंगे। देखिए, जो प्लेयर्स हैं अगर वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करते हैं, उन पे रैंडमाइज नहीं करते, ये बताते हैं ये कोर्स ऑफ एक्शन में चुनने वाला हूं, दूसरा बताता है मैं ये कोर्स ऑफ एक्शन चुनने वाला हूं, तो वो है हमारा प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर एक दूसरा होता है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम, वहां पे प्लेयर्स क्या करते हैं, बजाय कोर्स ऑफ एक्शन चुनने के उन कोर्स ऑफ एक्शन की प्रोबेबिलिटीज सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी इस कोर्स को सिलेक्ट करने की, इस एक्शन को सिलेक्ट करने की, और ये प्रोबेबिलिटी दूसरे एक्शन को सिलेक्ट करने की। ऐसे दोनों जब अपनी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। आपके दिमाग में सुनते ही सवाल आ गया, अरे यहाँ तो स्टैट्स आ गई, इतना कुछ नहीं है भाई, सब छोटी सी बात है, सिर्फ वो आ जाएगा आपको। आज वहां तक नहीं लेके जाऊंगा मिक्स स्ट्रैटेजी तक आपको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, आज वहां तक नहीं जाएंगे, आज प्योर स्ट्रैटेजी अभी समझाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, आगे जाके मिक्स स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा। वो कोई अफलातूनी काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत आसान है, बहुत इजीली ऐसे करके समझ में आ जाएगा। चुटकी बज नहीं रही, हाँ बज गई, समझ में आ जाएगा। पहले लिखिए प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। इन ए प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम, इन ए प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम, ईच प्लेयर चूज अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन विदाउट रेंडमाइजिंग बिटवीन डिफरेंट एक्शंस। रेंडमाइज नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी, एक चुन लेगा ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा भी चुन लेगा ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है जी, दिस इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स अ प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल आउटकम ऑफ द गेम। दिस इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स अ प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल आउटकम ऑफ द गेम। इस गेम को जहां पे प्योर स्ट्रेटेजी आ रहा होगा वहां सबको पता होगा आउटकम क्या होने वाला है। गेम के शुरू होते ही जैसे पे ऑफ्स आएंगे सबको मालूम हो जाएगा आउटकम इस गेम का क्या होने वाला है। अभी आप सीखे नहीं, ये सीख जाएंगे तो आप भी ऐसे ही निकाल देंगे इसका आउटकम, तो बातों बातों में निकल जाएगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या है, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। यहां पे प्लेयर्स एक्शन चूज नहीं करते, प्रोबेबिलिटी चूज करते। In mixed strategy Nash equilibrium, players randomize over their possible actions. Players randomize over their possible actions rather than choosing a single action. एक एक्शन चुनने के बजाय randomize करते हैं। तो प्योर स्ट्रेटेजी में प्लेयर्स के पास इंसेंटिव नहीं होता अपने कोर्स ऑफ एक्शन से डेविएट करने का। मिक्स स्ट्रेटेजी में प्लेयर्स के पास इंसेंटिव नहीं होता अपनी प्रोबेबिलिटी से डेविएट करने का। तो डेविएट कोई नहीं करेगा, लेकिन वहां पे वो अपने एक्शन से जो उन्होंने स्ट्रेटेजी चुन ली उससे डेविएट नहीं करेंगे, और मिक्स स्ट्रेटेजी में जो प्रोबेबिलिटी चुन ली उस प्रोबेबिलिटी से डेविएट नहीं करेंगे, वरना उनको नुकसान हो जाएगा। लिखना चाहिए, लिख लीजिए इस बात को नेक्स्ट लाइन में। इन प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम, प्लेयर्स हैव नो इंसेंटिव टू डेविएट फ्रॉम देयर चूजन एक्शन, while in mixed strategy Nash equilibrium they have no incentive to deviate from their probability distribution, because any deviation would lead to a worse payoff। अगर वो डेविएट करेंगे तो नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल्स पे लेके चलता हूं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम फाइंड कैसे करना ये देखते हैं। ये जो मैंने अभी आपके सामने सिचुएशन रखी थी इसी को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए जी, वैसे ये साइमल्टेनियस गेम में दोनों प्लेयर्स एक साथ चुनेंगे, लेकिन सोचेंगे तो अपना अपना दिमाग से ना। तो पहले प्लेयर वन के फर्म वन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं अभी हम।
फर्म 1 ये सोचती है कि अगर फर्म 2 हाई प्राइस सिलेक्ट करेगी तो क्या होगा, अगर ये हाई प्राइस सिलेक्ट कर ले तो क्या होगा। फर्म 1 को नहीं पता, फर्म ए को नहीं पता फर्म बी क्या करने वाली है, सोच रहा है सिर्फ अगर इसने हाई प्राइस चुना तो क्या होगा। ये सोच रहा है ऐसे में अगर मैं हाई प्राइस चुनूंगा तो मुझे 10 रुपीज का पे ऑफ मिलेगा, 10 यूनिट्स का कह लीजिए, रुपीज नहीं, यूनिट्स का पे ऑफ मिलेगा। लेकिन अगर मैं लो प्राइस सिलेक्ट कर लूं तो मुझे 12 यूनिट्स का पे ऑफ मिलेगा। तो फर्म ए के लिए ज्यादा बेहतर क्या हो गया, आप खुद सोच सकते हैं। ये सोच रहा है कि अगर फर्म बी, अगर इफ, एक बहुत बड़ा इफ लगा इसके आगे, अगर फर्म बी हाई प्राइस सिलेक्ट करे तो मेरे लिए बेस्ट रिस्पॉन्स है लो प्राइस। ठीक है, तो यहां पे अब हम क्या करते हैं, इसने डिसाइड कर लिया, यहां पे हम इस 12 के नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं कि ये इसका बेस्ट रिस्पॉन्स है हाई प्राइस के लिए। पहले वाले नंबर तो फर्म ए के याद रखना, आपको याद रखना इस बात को। अब फर्म ए सोचता है कि अगर फर्म बी लो प्राइस चुने तो क्या होगा। अब ये सोचता है इसमें अगर मैं हाई प्राइस चुनूंगा तो मुझे 5 यूनिट का पे ऑफ मिलेगा, और अगर मैं हाई प्राइस लो प्राइस चुनूंगा तो मुझे 8 का मिलेगा। मुझे ध्यान, मैंने पहले क्या बोल, दोबारा बोलता हूं, अगर फर्म ए हाई प्राइस चुनेगा तो 5 का प्रॉफिट मिलेगा या पे ऑफ मिलेगा, और लो प्राइस चुनने पे 8 का मिलेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, वो क्या चुनेगा, 8। ठीक है, तो फर्म ए ने डिसाइड कर लिया अगर फर्म बी लो प्राइस सिलेक्ट करेगा तो आई विल रिप्लाई बाय लो प्राइस, ये मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स है। राइट, ये क्या है, हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स है। ओके जी, अब फर्म बी सोच रही है, दोनों साथ साथ सोच रहे हैं, मगर मैं दोनों की सोच एक साथ नहीं बोल सकता हूं ना, इसलिए क्या करके बोल रहा हूं। ठीक है, अब फर्म बी क्या सोच रही है कि अगर फर्म ए हाई प्राइस सिलेक्ट कर ले तो क्या होगा। अब बाद वाले नंबर फर्म बी के हैं, बाद वाले। अब ये सोच रहा है कि अगर इसने हाई प्राइस चुना, मुझे हाई प्राइस पे 10 का पे ऑफ मिलेगा, लो प्राइस पे 12 का पे ऑफ मिलेगा, तो बेहतर क्या है 12 सिलेक्ट करना, तो ये 12 सिलेक्ट करेगा जी। इसने 12 सिलेक्ट करना है, 12 की अंडरलाइन लगाते हैं। और फर्म बी सोचती है अगर फर्म इन्हें लो प्राइस सिलेक्ट किया तो ऐसे में मैं अगर हाई प्राइस सिलेक्ट करूंगा तो मुझे 5 का पे ऑफ, लो करने पे 8 का पे ऑफ, तो इसके लिए बेटर क्या है, 8 बेटर है 5 से। बाद वाले नंबर फर्म बी के याद रखिएगा, तो फर्म बी जो है लो प्राइस सिलेक्ट करेगा इस केस में, तो यहां पे हम लगाते हैं अंडरलाइन। अब आपको पता है दोनों ने ये बातें सोच ली हैं, तो अब इस गेम को जाके स्टेबिलिटी कहां मिलेगी, जहां दोनों लो प्राइस चुनेंगे। तो ये लो प्राइस क्या है, दिस लो प्राइस इज द नैश इक्विलिब्रियम। लो प्राइस इज द नैश इक्विलिब्रियम। ये इस गेम का क्या है, नैश इक्विलिब्रियम। तो सिंपल से हमको इस तरह से अंडरलाइन करना है, और जहां 2 अंडरलाइन आ गए वो क्या है, हमारा नैश इक्विलिब्रियम है। लिखते भी जाएंगे इस बात को, लिख भी देंगे। इफ फर्म ए वुड थिंक दैट इफ फर्म बी चूजेस हाई प्राइस द बेस्ट रिस्पॉन्स इज लो प्राइस, if firm B chooses low price, best response is low price. Firm B also considers that if firm A chooses high price, best response is low price. If firm A chooses low price, best response is low price. So low price is the best response of both the firms. So it is a Nash equilibrium. जो बेस्ट रिस्पॉन्स है वही क्या है, हमारा Nash equilibrium। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूं। देखिए क्वेश्चंस पहले एक बात बताना भूल के बोल देता हूं, यही बोल देता हूं। देखिए एक बात नोटिस कीजिए जरा, फर्म ए यहां पे हर हालत में लो प्राइस ही चुनने वाला है। फर्म बी कुछ भी करे, फर्म ए लो प्राइस ही चुनने वाला है, क्योंकि उसका बेस्ट रिस्पॉन्स हर सिचुएशन में लो प्राइस ही है। तो ये लो प्राइस क्या है, दिस लो प्राइस इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी ऑफ फर्म ए। फर्म बी का देखो, फर्म बी भी हालत में लो प्राइस चुनने वाला, तो ये क्या है, लो प्राइस इज द डोमिनेंट स्ट्रैटेजी ऑफ फर्म बी। ये डीएस मैंने नाम धीरे से नाम नहीं लिखा, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी लिखा है। ठीक है, तो अगर एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर सिचुएशन में ज्यादा पे ऑफ देने वाली है तो वो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। लिख लीजिए, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। If a player gives highest payoff, if a strategy gives highest payoff to a player in all the situations,
then such strategy is called dominant strategy. Like in the given situation, low price is dominant strategy for firm A. Also low price is dominant strategy for firm B. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी एक प्लेयर के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी हो सकता है एक के पास हो दूसरे पे ना हो सकता है दोनों पे ही ना हो, ठीक है। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी होना एक चांस की बात है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सभी प्लेयर्स के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है तो वो जो इक्विलिब्रियम आता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। लिख लो इस बात को भी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्लेयर्स विल ऑलवेज हैव डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है इसका एक बार हाई प्राइस पे लगे अंडरलाइन, एक बार लो पे लगे, तो वो डोमिनेंट नहीं होगा फिर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्लेयर्स विल ऑलवेज हैव डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, but if both the players have dominant strategies, then such a Nash equilibrium is called dominant strategy Nash equilibrium. तो अगर दोनों के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं प्लीज। अब क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया मैंने। ये कहानी है दो चोरों की, इसको बोलते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। ये कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा अभी, वरना बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। इसके ऊपर अलग से पूरी कथा चलेगी, बहुत डिटेल में समझना है इसको हमें। ब्रीफली समझिए कि दो चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनको अलग कमरों में बंद कर दिया और उनको कह रहे हैं अगर तुम चुप रहे और उसने गुनाह कबूल कर लिया तो उसको छोड़ देंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे, और अगर तुमने सच बता दिया और उसने नहीं बताया तो तुम्हें छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे। दोनों चुप रहे तो दोनों की पिटाई होगी, दोनों बोल दिए तो भी दोनों की पिटाई होगी। ऑब्वियसली चुप रहने पे कुछ ज्यादा कम होगी, बोलने पे कुछ ज्यादा कम, ऐसा डिफरेंस होगा। तो फिंग मतलब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो और साइलेंट मतलब चुप रहो। अगर दोनों चुप रहते हैं दोनों को 1-1 साल की सजा होती है। -1 का मतलब क्या है, 1 साल की इंप्रिजनमेंट। और अगर जो प्लेयर 1 यानी जो चोर 1 है वो चुप रहता है और चोर 2 बोल देता है तो चोर 1 को 3 साल की सजा हो गई और चोर 2 को छोड़ दिया, जा भाई घर जा। लेकिन अगर जो प्लेयर 1 है वो एक्सेप्ट कर ले अपनी गलती और वो प्लेयर 2 चुप रहे तो प्लेयर 1 को छोड़ देंगे और प्लेयर 2 को 3 साल की सजा लग जाएगी। और दोनों ही अगर बोल दें, अपना मुंह खोल दें डर के मारे, तो दोनों को 2-2 साल की सजा हो जाएगी। दोनों चुप रहे तो 1-1 साल की होती। ठीक है, अब आइए इस गेम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं इस गेम को। क्या होगा जिसका सॉल्यूशन? देखो, प्लेयर 1 सोच रहा है कि अगर प्लेयर 2 चुप रहता है तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, चुप रहने पे 1 साल की सजा और बोल देने पर, एक्सेप्ट करने पर, फिंग करने पर, उसके अगेंस्ट बात बोल देने पर मैं छूट जाऊंगा। तो 0 इज बिगर देन -1, तो वो तो 0 को सिलेक्ट करेगा जी। इसने डिसाइड कर लिया इन दिस सिचुएशन आई विल फिंक। और वो सोचता है कि अगर वो फिंक करता है, अगर वो बोल देता है तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, साइलेंट रहने पे 3 साल की सजा और बोल देने पर 2 साल की सजा। तो -2 इज बिगर देन -3, सो -2। इसने सोच लिया कुछ हो जाए, जैसे ही जेलर साहब आएंगे मैं दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा और अपना गुनाह कबूल कर लूंगा और सारा वृतांत उनको विस्तार से सुना दूंगा, पूरी कथा सुना दूंगा। ऐसे ऐसे हुआ था जी, ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके पूरी कहानी सुना दूंगा। तो प्लेयर 1 has decided to think. So this think is the dominant strategy for player 1. Similarly, player 2 will decide. Player 2 thinks that if player 1 remains silent, then on remaining silent I'll get -1, means 1 year of imprisonment, and if I think I'll get free. So 0 is bigger than -1, so he will think. In this situation he will certainly think. और वो सोचता है कि अगर प्लेयर 2 फिंक करता है तो -3 -2 में -2 इज बिगर नंबर, तो वो फिंक करेगा। यहां पे क्या है, फिंक इज द प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिंक इज द प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। दोनों मूर्ख अगर दोनों चुप रह जाते तो दोनों को 1-1 साल की सजा होती, लेकिन दोनों जो है बोल गए। क्यों बोल गए? कि अगर मैं चुप रहा उसने बोल दिया तो मैं तो 3 साल के लिए जाऊंगा अंदर, वो छूट जाएगा। ये डर जो है, ये डर उनसे
अपनी जो गलती है वो एक्सेप्ट करवाता है। जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर, उनको पता है, ये गेम थ्योरी पढ़कर आए थे वो कॉलेज में अपने, इसलिए आपको पढ़ा रहे, ताकि आप भी आगे जाके जिस भी फील्ड में काम करें, किसी फर्म में काम करें, मार्केटिंग में काम करें, या जो भी XYZ जहां भी काम करें, आप यूज कर पाएंगे इस कंसेप्ट को। एक और क्वेश्चन करता हूं, यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजीज होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लेयर्स हैं, प्लेयर 1 के पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। टॉप, मिडिल, बॉटम। प्लेयर 2 के पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, और ये पे ऑफ है। अब प्लेयर 1 सोच रहा है कि अगर ये लेफ्ट चुनता है तो 1-1-0 में से बेस्ट क्या है, 1, तो ये 1 पे अंडरलाइन करता है, दोनों जगह अंडरलाइन करेंगे। वो सोचता है कि अगर ये सेंटर चुनता है तो 0-1 में बेस्ट है, 2 पे अंडरलाइन करता है। वो सोचता है कि अगर ये राइट चुनता है तो 0-1-2 में 2 बेस्ट। ऐसी प्लेयर 2 सोचेगा कि प्लेयर 1 अगर टॉप चुनता है तो बाद नंबर प्लेयर 2 क्या है, 1-1-0 में बेस्ट है 1, तो 1 पे अंडरलाइन आता है। अगर ये मिडिल चुनता है तो 0-1-2 में बेस्ट है 2, और अगर ये बॉटम चुनता है तो 0-1-2 में 0-1-0 में बेस्ट है 1, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली, यहां पे दोनों अंडरलाइन आ रहे हैं। तो टॉप लेफ्ट इज प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम, और क्लियरली यहां पे कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी किसी के पास भी नहीं है। यहां पे किसी के पास कोई डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे अंडरलाइन एक जगह पे नहीं है। समझ गए? अब आप कहेंगे कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी गेम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ जाए? बिल्कुल हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे, ये संभव है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम बहुत तरह की गेम्स पढ़ेंगे आगे जाके, बहुत तरह की सिचुएशंस को देखेंगे, बहुत तरह की एप्लीकेशंस होंगी जो गेम बन के हमारे सामने आएंगे, वो डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिलहाल आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मैंने आपको गेम थ्योरी का इंट्रोडक्शन दिया है। अब आप यहां समझ पा रहे हैं गेम क्या है, क्या होती है गेम, और अभी हम प्योर स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए हैं। मिक्स स्ट्रैटेजी भी पढ़ लेंगे, और कुछ और बातें वो भी डिस्कस करनी है, राइट। तो सब्जेक्ट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नंबर तक आते आते टाइम लगा, लेकिन सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। धीरे धीरे आप जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, पढ़ने पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जो बड़े रियल लाइफ होते हैं, ठीक है, और उनको समझाना, उनको उनके बारे में डिस्कस करना बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चे डाउट क्लास में आते हैं डाउट लेकर, तो फिर मैं उन्हीं को खड़ा कर देता हूँ सामने, बताओ तुम इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, तो फिर वो समझ पाते हैं, हाँ जी ये मैं, अगर मैं यहाँ होता तो ऐसे करता, तो भाई ये भी ऐसे करेगा। रैशनल प्लेयर्स हैं सबके सब, राइट। चलिए जी, अभी की क्लास में आज इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। फिर कोई क्वेरी आपके पास है, कोई बात आपको समझ नहीं आई है, तो डाउट सेशन में आके डिस्कस कीजिएगा, या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर है मेरा आपके पास, आप व्हाट्सएप करके भी अपनी बात पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।